कैसे हैं आप लोग। और मैं डॉक्टर राज आज बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स के अगली कड़ी में। हमारा पहला टॉपिक है केंद्रीय मीडिया प्रत्यायन दिशा निर्देश। केंद्रीय मीडिया प्रत्यायन समिति 2022। केंद्रीय मीडिया प्रत्यायन दिशा निर्देश 2022 के अंतर्गत हम समिति के बारे में बात करेंगे। सेंट्रल मीडिया एडिक्शन गाइडलाइंस 2022। इसके बारे में लिखेंगे। अब दिशा निर्देश के अनुसार भारत सरकार केंद्रीय मीडिया प्रत्यायन समिति नामक एक समिति का गठन करेगी। जिसकी अध्यक्षता PIB प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक प्रिंसिपल DG द्वारा की जाएगी। मतलब महानिदेशक प्रिंसिपल DG द्वारा की। अगला पॉइंट, इस समिति में सरकार द्वारा नामित सदस्यों को शामिल किया जाएगा। यह समिति मान्यता के लिए आवेदनों की जांच करेगी तथा पत्रकारों एवं समाचार संस्थाओं की मान्यता वापस लेने के संबंध में दिशा निर्देश की व्याख्या करेगी। किसी पत्रकार की मान्यता के लिए आवेदन करने के बाद गृह मंत्रालय द्वारा एक अनिवार्य सुरक्षा जांच की जाएगी। अनिवार्य सुरक्षा जांच की जाएगी जिसमें पत्रकार के आवास का पुलिस सत्यापन किया जाएगा। अगला पॉइंट, पूर्णकालिक पत्रकार के रूप में कम से कम 5 वर्ष तक के
कार्यानुभव, वाले पत्रकार, मान्यता प्राप्त करने के लिए पीआईबी को आवेदन कर सकते हैं। यह प्रक्रिया गृह मंत्रालय की ओर से अनिवार्य सुरक्षा जांच के बाद पूरी की जाएगी। अगला पॉइंट, 10,000 दैनिक प्रतियों के प्रसार वाले अखबार, दैनिक प्रति होती है 10,000 प्रसार वाले अखबार में काम करने वाले पत्रकार न्यूनतम 100 सब्सक्राइबर वाली समाचार एजेंसियां न्यूनतम 100 सब्सक्राइबर तथा 10 लाख विजिटर्स वाले डिजिटल समाचार प्लेटफॉर्म, मान्यता के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त 30 से अधिक वर्षों के अनुभव वाले और 65 वर्ष से अधिक आयु के वयोवृद्ध पत्रकार भी मान्यता के लिए पात्र हैं। कृष्णा नदी विवाद, अगला है कृष्णा नदी विवाद। अब देखिए कृष्णा नदी विवाद कहाँ है, किन राज्यों में नदी बहती है, देखिए, और किस में पानी का आवंटन की प्रॉब्लम है। पहला है महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राज्यों में बहने वाली कृष्णा नदी के पानी के आवंटन को लेकर है। पानी का आवंटन,
भारत में नदी जल विवाद का समाधान। भारत में नदी जल विवाद का समाधान अंतर्राज्य जल विवाद अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत भी किया जाता है। सरकारी आयोग की प्रमुख सिफारिशों को शामिल करने के लिए इस अधिनियम को वर्ष 2002 में संशोधित किया गया था। इसमें संविधान को बंद है। आर्टिकल 262 का एक संसद विधि द्वारा किसी अंतर्राज्यिक नदी या नदी दून नदी या नदी नदी या नदी दून के या उसमें जल के प्रयोग, वितरण या नियंत्रण के संबंध में किसी विवाद या परिवाद के न्याय निर्णय के लिए वो बंद कर सकेगी। अगला है आर्टिकल 262 का 2। यह इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी संसद विधि द्वारा यह उपबंध कर सकेगी कि सुप्रीम कोर्ट या कोई अन्य न्यायालय उपरोक्त वर्णित किसी विवाद के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग नहीं करेगा। मतलब सीधा है कि सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगा, कोई कानून बनाएगी संसद तो। अब इसमें 7वीं अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्टि 56 में 7वीं अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्टि 56 में
उस सीमा तक अंतर्राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के विनियमन, अंतर्राज्यीय नदियों सीमा तक अंतर्राज्यीय नदियों और नदी घाटियों के विनियमन और विकास का प्रावधान है। जहां तक संघ के नियंत्रण के तहत ऐसे विनियमन और विकास को संसद की विधि द्वारा लोकहित में माना गया हो। देखो इसमें कहा गया कि संविधान की स्थिति में सुप्रीम कोर्ट दखल नहीं कर सकता, लेकिन लिखिए सुप्रीम कोर्ट का दखल न दे सकता। इसके कंडीशन में देखिए अनुच्छेद 131 के तहत, अनुच्छेद 131 के तहत सुप्रीम कोर्ट को अंतर्राज्यीय विवादों के साथ साथ केंद्र राज्य विवादों में भी न्याय प्रदान करने की अधिकारिता प्रदान की गई है। कृष्णा नदी विवाद में हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। अब देखिए अगला है हमारा टॉपिक ऑपरेशन आहट। ऑपरेशन आहट मानव तस्करी पर अंकुश हेतु आरपीएफ की पहल। मानव तस्करी पर अंकुश हेतु आरपीएफ की पहल, इसे ऑपरेशन आहट का नाम दिया गया। AAHT आहट। रेलवे सुरक्षा बल ने, आरपीएफ ने हाल ही में मानव तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए ऑपरेशन आहट नामक एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है। लंबी दूरी की सभी ट्रेन मार्गों पर विशेष टीमों का तैनात किया जाएगा।
लंबी दूरी की सभी ट्रेनों पर विशेष टीमों को तैनात किया जाएगा। देश में लगभग प्रतिदिन 21,000 ट्रेनों का संचालन होता है। प्रतिदिन लगभग 21,000 ट्रेनों का संचालन होता है। तो इस टाइम की मानव तस्करी को रोकना है, तो ये इसके लिए हमने पूरा आरपीएफ ने प्लान किया है। उसमें घूमना और बच्चों को चंगुल से छुड़ाना, उस पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। महिलाओं को तमाम कंडीशन से छुटकारा पाना, ये सब उसके लिए शुरू किया गया है। लेकिन मानव तस्करी से संबंधित संवैधानिक और विधायी प्रावधान जो मैंने आपको संविधान की क्लास में पढ़ा चुका हूँ, उससे संबंधित ये, तो मैं आर्टिकलों के बारे में बता दे रहा हूँ। सारे आर्टिकल लिख लीजिए। मानव तस्करी से संबंधित संवैधानिक और विधायी प्रशासन। पहला है अनुच्छेद 23 का 1। मानव तस्करी को प्रतिबंधित किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956। अनैतिक व्यापार ब्रैकेट में निवारण अधिनियम 1956। इसमें भी ये यौन शोषण और मानव तस्करी को रोकना है ना, यौन शोषण और मानव तस्करी को रोकना। अगला है आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013। आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013। अगला है आईपीसी की धारा 366 का ए। आईपीसी की धारा 366 का ए। तथा धारा 372। देखो 372 जो है वो नाबालिगों को वेश्यावृत्ति में बेचने से रोकती है। इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। धारा 372 नाबालिगों को वेश्यावृत्ति में बेचने पर रोकती है। जो धारा है वह अपहरण को प्रतिबंधित करती है। अगला है पॉक्सो एक्ट, POCSO, पॉक्सो एक्ट 2012। फुल फॉर्म लिख लो पॉक्सो का, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम। पॉक्सो की फुल फॉर्म लिख लो, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम। इसके बारे में लिख लीजिए। बच्चों को यौन दुर्बलता, दुर्व्यवहार, यौन दुर्व्यवहार और शोषण से बचाने के लिए एक विशेष कानून है। अगला है, इसमें अन्य कानून हो रहे हैं। बंधुआ श्रम प्रणाली उन्मूलन अधिनियम, बंधुआ श्रम प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976।
अगला है बाल श्रम निषेध और उन्मूलन अधिनियम। बाल श्रम निषेध और उन्मूलन अधिनियम 1986 तथा किशोर न्याय अधिनियम ठीक है। ये कानून सब भारत में बंधुआ और जबरन श्रम को प्रतिबंधित करते हैं। भारत में बंधुआ और जबरन श्रम को प्रतिबंधित करते हैं। अब देखो न्यायाधीशों की नियुक्ति पे जो कॉलेजियम प्रणाली है उसके बारे में बात करते हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली। अब देखो कायदानुसार तो हम जो बात कर रहे हैं मैं समझा दे रहा हूँ। कॉलेजियम प्रणाली को हटाने करके कानून बनाया गया था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, संशोधन। अब देखिए कॉलेजियम व्यवस्था इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन आएगा इस बार पीसीएस में परसों। कॉलेजियम व्यवस्था का संविधान में उल्लेख नहीं है। यह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विकसित की गई व्यवस्था है। वो अगला पॉइंट आर्टिकल 124 का 2 क्या कहता है इसमें, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। यह परामर्श की प्रक्रिया की बात करता है। ये आर्टिकल परामर्श की प्रक्रिया की बात करता है। अगला सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में न्यायाधीशों के स्थानांतरण का फैसला, न्यायाधीशों के स्थानांतरण का फैसला ही कॉलेजियम ही करती है। ही कॉलेजियम ही करती है। कॉलेजियम व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों का एक फोरम होता है। एक फोरम होता है जो न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की
सिफारिश करता है। कॉलेजियम की अनुशंसा राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं, राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है। मतलब कोई कॉलिंग सिस्टम हो और दोबारा मतलब अनुशंसा भेजे जाए तो राष्ट्रपति स्वीकार कर सकता है, लेकिन अस्वीकार भी कर सकता है। ऐसी स्थिति में तो कॉलियम अपनी अनुशंसा को दोहराते हुए उसे फिर से राष्ट्रपति को भेज देता है और अनुशंसा को मान्य करता है। राष्ट्रपति फिर भी देखो, राष्ट्रपति की उस अनुशंसा को मानना पड़ता है उन्हें भेजने पर। अगला है अटल सुरंग। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा अटल सुरंग को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स WBR द्वारा अटल सुरंग को, अटल टनल को 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में प्रमाणित किया गया है। वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाईवे टनल अबव 10,000 फीट, 10,000 फीट की ऊंचाई पर सबसे ऊंची लंबी राजमार्ग सुरंग को प्रमाणित किया गया है। अगला पॉइंट, हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में स्थित 9.02 किलोमीटर लंबी यह सुरंग मनाली को लाहौर से जोड़ती है। लाहौर नहीं, लाहौर स्पीति वाला लाहौर। ये वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड है ना, WBR, कहां पे मालूम है? लीजिए WBR वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स यूके के लंदन में स्थित एक ऐसा संगठन है जो प्रमाण पत्र के साथ दुनिया भर में असाधारण रिकॉर्डों को सूचीबद्ध और सत्यापित करता है। अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता एवं सुलह केंद्र हैदराबाद।
भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना ने 12 मार्च 2022 को हैदराबाद के रायदुर्ग में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता एवं सुलह केंद्र के नए भवन के निर्माण की आलोचना रखी। हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता एवं सुलह केंद्र, हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता एवं सुलह केंद्र 1 वर्ष के भीतर लंदन, दुबई और सिंगापुर में स्थित अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्रों की तरह दुनिया के प्रमुख मध्यस्थता केंद्रों में से एक के रूप में उभरेगा। दुनिया की प्रमुख मध्यस्थता केंद्रों में से एक के रूप में उभरेगा। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2022 146 देशों में से भारत को 146 देशों में भारत को 136वां स्थान प्रदान किया गया है। तो 2021 में भारत का स्थान 139 था। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट का 10वां संस्करण है। चीन का स्थान 72, चीन 72, बांग्लादेश 94, श्रीलंका 127, नेपाल 84, पाकिस्तान 121। इस वर्ष रैंकिंग में सर्बिया, बुल्गारिया, रोमानिया, सर्बिया, बुल्गारिया, रोमानिया ने सबसे ज्यादा बढ़त हासिल की। जबकि लेबनान, वेनेजुएला, और अफगानिस्तान ने
अपनी रैंकिंग में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की। ये विश्व प्रश्न रिपोर्ट जो बनाई जाती है, कौन कौन से मानदंड होते हैं, इसके 6 प्रमुख मानदंड हैं, इसके आधार पर तैयार की जाती है। 6 प्रमुख मानदंडों के आधार पर तैयार की जाती है। पहला, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद। प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, ब्रैकेट में लिख लो क्रय शक्ति क्षमता। नंबर 2, सामाजिक समर्थन, सामाजिक सोशल सपोर्ट। नंबर 3, जन्म के समय स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। जीवन से जुड़े विभिन्न विकल्प अपनाने की स्वतंत्रता। अगला है उदारता, जेनरोसिटी। और लास्ट है भ्रष्टाचार से जुड़े अनुभव। एक पॉइंट बता दे रहा हूं, पार तापी नर्मदा रिवर लिंकिंग परियोजना, पार तापी नर्मदा रिवर लिंकिंग परियोजना पर विराम लगाया गया। पार नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। और वलसाड से होकर बहती है। तापी नदी सापुतारा से निकलती है, गुजरात में सूरत से होकर बहती है। त्रिपुरा की अनुसूचित जनजातियों की सूची में, त्रिपुरा की अनुसूचित जनजातियों की सूची में कुकी जनजाति की उपजातियों में दरलोंग समुदाय को शामिल करता है। ठीक है दोस्तों, इसके साथ अगले चरण में बात करेंगे। थैंक यू।